जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले इंडियन नेवी एमआर एसएसआर एग्जाम के लिए ओरिजिनल जीके प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 8। इससे पहले मेरे भाई जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए उन सारे वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना दिया है, उस पर क्लिक करके आप लोग सारे वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तंजौर, ऑप्शन बी मिथिला, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी है मेरे भाई भुवनेश्वर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिथिला। ठीक है, तो मधुबनी कला जिसको बोलते हैं मधुबनी पेंटिंग जो है मेरे भाई किस जगह पे फेमस है? तो बिहार में एक होता है मेरे भाई मिथिला, मिथिला जगह होता है, यानी कि मिथिला उसको बोलते हैं मेरे भाई मिथिलांचल क्षेत्र जो होता है, मिथिलांचल क्षेत्र जो होता है उसको मिथिला बोलते हैं। यानी कि मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर जो कि मिथिलांचल क्षेत्र के अंदर पड़ता है और वहाँ पर मैथिली भाषा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये मधुबनी कला जो है मिथिला, मिथिला में क्या है मेरे भाई बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि मिथिला के क्षेत्र में फेमस है। यानी कि किससे होगा मेरे भाई? मधुबनी पेंटिंग कहाँ से रिलेट होगा मेरे भाई? बिहार से होगा। कहाँ से होगा मेरे भाई? बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मेरे भाई एक चीज़ यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का यूपी का मेरे भाई एक है फर्श पेंटिंग। क्या मेरे भाई? फर्श पेंटिंग, ये भी बहुत फेमस है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। 2 नंबर सवाल, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और ऑप्शन डी है मेरे भाई फिलीपींस है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एशियाई विकास बैंक जिसको बोलते हैं मेरे भाई एशिया डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, जिसका मतलब कि मुख्यालय जो है मेरे भाई फिलीपींस में है, आप सभी को पता होना चाहिए। जिसका कि एशियाई बैंक का अगर आपसे स्थापना भी पूछा गया है कि इसका स्थापना जो है वो कब हुआ था, तो स्थापना पूछे तो 1966 ईस्वी में क्या हुआ था मेरे भाई? एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक का क्या हुआ था मेरे भाई? स्थापना हुआ था। ठीक है, वर्तमान में पूछेगा कि एशिया विकास बैंक ठीक में कितने टोटल कितने सदस्य हैं, कितने देश के सदस्य हैं? तो इसमें मेरे भाई अभी 68 देश के सदस्य हैं मेरे भाई। कितने देश? 68 देश है इसके सदस्य। ठीक है, एशियाई विकास बैंक के, तो आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, और यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एडीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक होता है। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसको याद रखना। देखो कन्नम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए मुक्केबाजी, शतरंज, ऑप्शन सी भारोत्तोलन और ऑप्शन डी फुटबॉल। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारोत्तोलन। ठीक है, यानी कि वेट लिफ्टिंग से मेरे भाई कन्नम मल्लेश्वरी जो है संबंध रखती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग याद रखना कि जितने भी इम्पोर्टेंट, मैं पहले भी बताया हूँ, जितने भी इम्पोर्टेंट मेरे भाई 2024 के ओलंपिक जो हुए मेरे भाई, ठीक है, उनमें जो भी विजेता हुए जिनको सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल मिला या जो भी पार्टिसिपेट किए वो किस खेल से रिलेटेड है वो जरूर आप याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली मिसाइल का नाम क्या है मेरे भाई? अभी आपको पता होगा मेरे भाई हम लोग का अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और मजा आ रहा है मेरे भाई कसम से। ये पाकिस्तान का जो हालत क्या है ना मेरे भाई, अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, क्या ही बताओ मेरे भाई। ओह मजा आ गया भाई, बस न्यूज़ देख के मजा आ जाता है। ठीक है, तो देखो डीआरडीओ जो है ना एक संस्था है, हम लोग के डिफेंस के लिए काम करती है। ठीक है, तो वो एक पहली मिसाइल जो बताना है कि कौन सा लॉन्च किया था। ठीक है, अग्नि, पृथ्वी, प्रहार और नाग, कौन सा बनाया था मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई बी हो जाएगा, पृथ्वी। ये देखो डीआरडीओ द्वारा पहली जो विकसित मिसाइल जो थी, पहली जो डीआरडीओ द्वारा मिसाइल बनाया गया था, ये कौन सा मिसाइल बनाया गया था मेरा? पृथ्वी मिसाइल को बनाया गया था। ठीक है, पृथ्वी जो मिसाइल है मेरे भाई ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसे मेरे भाई ये क्या है? सतह से सतह, मैं एस टू एस लिख देता हूँ, समझ जाना। ये पृथ्वी जो मिसाइल है मतलब सतह से सतह में ही क्या करते हैं, कम दूरी में मार करने के लिए बहुत ही अच्छा बैलिस्टिक मिसाइल है और मजा आ जाता है इससे भी मार करने में, इसका भी उपयोग किया गया। ठीक है, तो इसका जो मतलब कि निर्माण जो है इस मिसाइल का वो डीआरडीओ द्वारा किया गया था। सबसे पहले आपको मैं बता दूं मेरे भाई, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, डीआरडीओ जो आप देख रहे हो ना इनसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले देखना डीआरडीओ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले डीआरडीओ के फुल फॉर्म पूछते हैं, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछेगा, डीआरडीओ का स्थापना पूछेगा तो 1958 ईस्वी में हुआ था डीआरडीओ का स्थापना। अगर आपसे यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई,
डीआरडीओ का मुख्यालय आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय डीआरडीओ का, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, और 5 नंबर सवाल, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, और ऑप्शन डी मानस। 5 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ये भारत की मेरे भाई क्या है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, आप सभी को पता होना चाहिए। और प्राचीन मतलब पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है। ये उत्तराखंड में मेरे भाई, इसका पुराना नाम क्या है मेरे भाई, हेली नेशनल पार्क, ठीक है। हेली नेशनल पार्क है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हेली नेशनल पार्क एनपी लिख देता हूँ शॉर्ट में। और इसका वर्तमान नया नाम क्या है मेरे भाई, रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा अभी वर्तमान वाला नाम है। अगर रामगंगा कहीं कहीं नहीं देखने को मिलता अभी, तो जिम कॉर्बेट ही आपको देखने को मिलेगा। तो एक चीज यहाँ से याद रखना मेरे भाई, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बन जा रहे हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। पहला तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में, एक क्वेश्चन। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो राजस्थान में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मेरे भाई उड़ीसा में। मानस अभ्यारण्य कहाँ है, तो असम में, ठीक है। ये 2 अभ्यारण्य है जिनसे क्वेश्चन बनेंगे। अगला चलते हैं मेरे भाई, देश के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का उसकी लंबाई के साथ क्या अनुपात है? यानी कि आपको चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 2:3। तो 2:3 क्या होगा मेरे भाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होगा, जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। देखो हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है ना मेरे भाई, ये राष्ट्रीय ध्वज है जिसको डिजाइन किसने किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में। डिजाइन कौन किया था, डिजाइन कौन किया था, पिंगली वेंकैया। याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया जो मेरे भाई है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया है, वेंकैया, ये डिजाइन किए हैं। आप लोग को पता होना, जो डिजाइन आप देख रहे हो ना, ये चरखूट सा 2:3 के अनुपात रेशियो में जो देखते हो, जिसमें कि केसरिया होता है, उसके बाद व्हाइट होता है, और हरा जो रंग होता है, बीच में अशोक चक्र होता है, ये इन्होंने ही डिजाइन किया है। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है मेरे भाई, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कौन सा है मेरे भाई, बताओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है मेरे भाई, विश्व का सबसे गहरा महासागर है, आपको मैं पहले ही बताया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अब आपको बताना है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है मेरे भाई, सबसे छोटा महासागर का नाम बताना है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट से बता दीजिएगा, ठीक है। ये HW के तौर पे ये होमवर्क आप लोग करा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? देखो सरदार तो बाद में मिला है, उनका रियल नेम वल्लभ भाई पटेल ही था। अब बोलते हैं हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार जो है मेरा भाई उपाधि है, ठीक है, यानी कि निकनेम है, उनसे उनको सरदार के नाम से बहुत लोग पुकारते हैं। जैसे आपको गाँव में कुछ नेम से बोलते होंगे, ठीक है, उस नाम से जाने जाते हैं ओरिजिनल नेम के अलावा भी, तो यही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। बारदोली आंदोलन जो हुआ था मेरे भाई, उसमें महिला लोग ने इनको क्या किया था मेरे भाई, सरदार की उपाधि दिया था, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह के अंदर ही मेरे भाई क्या हुआ था, जो महिलाओं थे, जो किसानों थे, ठीक है, उनको क्या कहते मेरे भाई, क्या कहते सरदार की उपाधि दिए थे, आपको पता होगा। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर आप लोग को दिख रहे हैं उनका नाम, तो इनको जो है मेरा भाई याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मेरे भाई भारत का लौह पुरुष भी कहा गया है, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया मेरे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया है, भारत का लौह पुरुष किससे कहा गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके अलावा ये हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, यानी कि पहले जो तो मेरे भाई था उप प्रधानमंत्री का भी पद था, जैसे अभी उपराष्ट्रपति का पद होता है ना, वैसे पहले उप प्रधानमंत्री का भी पद था, ठीक है। तो उप प्रधानमंत्री का पद अभी तो समाप्त है, अभी वर्तमान में कोई नहीं है, लेकिन पहले पूछेगा कि भारत के पहले फर्स्ट उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये पहले गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर भी, HM लिख देता हूँ शॉर्ट में, ये भी नोट कर लेना, भारत के पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चढ़ेंगे मेरे भाई, 9 नंबर, 100 साल पहले किस देश ने नारजी पार्टी स्थापित हुई थी? देखो नारजी पार्टी आपको पता होगा मेरे भाई, ये किससे संबंध रखता है मेरे भाई, ये हिटलर से संबंध रखता है। पिछले वीडियो में आपको मैं बताया भी था, ठीक है, ये हिटलर का पार्टी था नारजी पार्टी, ठीक है। तो ये जो किस देश से बिलोंग करता है, आपको पता हो हिटलर यहाँ पर जर्मनी से बिलोंग करता है, तो जर्मनी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, राखीगढ़ भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, ए हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। राखीगढ़ी जो है मेरे भाई, ये कहाँ से है,
हरियाणा से संबंधित है, जो कि हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन 11 नंबर है मेरे भाई। वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी राज्य द्वारा की जाएगी और शुभंकर का नाम क्या होगा? यानी कि यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा मेरे भाई, राष्ट्रीय खेल जो होता है मेरे भाई, ठीक है, नेशनल गेम्स होते हैं, ये 38वां नेशनल गेम होने वाला है मेरे भाई, कब? 2025 में होने वाला है। तो सबसे पहले जो संस्करण होगा वो 38वां होगा मेरे भाई, और इसकी मेजबानी 38वां नेशनल गेम की मेजबानी जो है कौन से राज्य कर रहे हैं, और उसके शुभंकर, शुभंकर कौन है उसका नाम बताना है। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो है मेरे भाई इस बार के नेशनल गेम्स 38वां नेशनल गेम्स का क्या कर रहा है मेरे भाई, शुभकंब मतलब कि वहां पर आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड में, और उसके शुभंकर जो है मेरे भाई मौली है। कौन है मेरे भाई? मौली है, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, कृष्णाटम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए मेरे भाई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा केरल। कृष्णाटम जो है मेरे भाई केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अब देखो केरल से और भी मतलब कि नृत्य यहाँ से निकलते हैं। एक तो फेमस मेरे भाई कथकली, कथकली आप याद रखिएगा यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनीअट्टम ही यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत के ऐसे कौन से स्टेट है जहाँ पे दो शास्त्रीय नृत्य होता है, तो केरल ही, कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ पे होता है। ठीक है, अट्टम होता है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर तमिलनाडु में मेरे भाई, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस स्टेट का हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य? नृत्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का। और कर्नाटक का मेरे भाई यहाँ पे यक्षगान एक नृत्य होता है, ठीक है, यक्षगान, इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हो। तो इसको नोट कीजिए और इसको याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी यहाँ पर नाम बताया हूँ। अगला देखो 13 नंबर क्वेश्चन, एन बायोग्राफी डैश की आत्मकथा का नाम है। तो एन बायोग्राफी किसका नाम है मेरे भाई? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। तेरा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। एन ऑटोबायोग्राफी जो है जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था मेरे भाई, तो आप लोग को बताया। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर एक भारतीय तीर्थयात्री, ठीक है, एक अधूरी आत्मकथा सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। ठीक है, एक अधूरी आत्मकथा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा मेरे भाई, आपसे पूछेगा एक भारतीय तीर्थयात्री जो है किसके हैं? सुभाष चंद्र बोस के हैं, आप लोग याद रखना मेरे भाई। अब चलते हैं हम थोड़ा सा नीचे और बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और 14 नंबर, फरक्का बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में मेरे भाई फरक्का बंदरगाह है, आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये बनता है मेरे भाई कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो हो जाएगा मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसका कि वर्तमान में अभी नाम जो है एक और नाम है मेरे भाई, क्या है? नाहवा सोवा। ठीक है, नाहवा सोवा बंदरगाह इसी का नाम है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिमालय श्रृंखला में नाथुला दर्रे से जुड़ा है? का हो गया 1 मिनट, इसको आप लोग सुधार लेना मेरे भाई, यहाँ पर नाथुला होगा, नाथुला। ठीक है, या नाथू का दर्रे से जुड़ा है, नाथुला नहीं दिया तो समझ नाथुला होगा, का नहीं होगा, वहां पे ला कर लेना। ठीक है, मिस टाइप हो गया, इस बात को समझिएगा आप लोग। तो नाथुला दर्रा जो है मेरे भाई भारत के पड़ोसी देश है, उनके किस हिमालय श्रृंखला से जुड़ा है? तो हो जाएगा चीन से। ठीक है, तो देखो चीन से मेरे भाई क्या है, नाथुला दर्रा जो है मेरे भाई वो अटैच होता है। और भारत में पूछे कि नाथुला दर्रा कहाँ है, तो याद रखना सिक्किम में। कहाँ है मेरे भाई? सिक्किम में। और ये इंडिया और चीन, इंडिया और चीन के बीच में ये नाथुला दर्रा है हम लोग का। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, 16 नंबर, कौन सी नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर को जोड़ती है? ठीक है, राइट आंसर होगा मेरे भाई क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पनामा नहर। पनामा नहर जो है मेरे भाई अटलांटिक महासागर को पश्चिम महासागर से क्या करती है मेरे भाई? जोड़ती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई,
और 17 नंबर सवाल देखेंगे मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। इससे पिछले वीडियो में भी आपको मैं क्लियर करके बताया था कि नेपाल का जो सीमा है किन किन स्टेटों से लगता है, वो मैंने आपको क्लियर करके बताया था कि 5 स्टेट ऐसे हैं जिनका सीमा नेपाल से लगता है, मैं पिछले वीडियो में क्लियर किया था, और कौन कौन से उसके नाम भी बताया था। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं मेरे भाई, असम देखो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, और असम का जो सीमा है मेरे भाई, भारतीय राज्य की सीमा जो है नेपाल से नहीं लगता है असम का। बाकी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड हो गया मेरे भाई, ठीक है, सिक्किम हो गया, ठीक, इन सभी का जो है हो गया मेरे भाई सीमा बिहार के साथ क्या होता है मेरे भाई, लगता है, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, अच्छा से याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं और अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, और अगला सवाल है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। जापान, फिलीपींस, भारत, और हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन डी है मेरे भाई, क्या है, इंडोनेशिया। राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत। देखो 1951 में क्या हुआ, एशियाई खेल हुआ, ठीक है, एशिया खेल हुआ। एशिया खेल की जो मेजबानी किया था 1951 में, वो कौन किया था, भारत किया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक, इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब चलते हम थोड़ा सा नीचे और बात करेंगे मेरे भाई, एक चीज यहाँ पर कि आपको मैं पहले ही बताया था कि देश राजधानी से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। अगर भारत की आपके पूछे कि राजधानी क्या है मेरे भाई, तो बहुत बच्चे दिल्ली याद रखते हैं, जिनको याद ना हो अच्छे से तो वो नई दिल्ली याद रखिएगा, ठीक है, नई दिल्ली याद रखिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जो हो जाएगा मेरे भाई, जकार्ता हो जाएगा, जकार्ता हो जाएगा, याद रखना। और फिलीपींस की राजधानी क्या हो जाएगा, मनीला हो जाएगा, मनीला हो जाएगा। और जापान का क्या हो जाएगा मेरे भाई, टोक्यो हो जाएगा। तो आप लोग देश राजधानी पूरा मुंह पे कर लो मेरे भाई, जितने भी है, एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे आपके। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, 18 जून, 8 जून और 21 जून। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 जून। 21 जून को विश्व योग दिवस जो है मेरे भाई मनाया जाता है, तो आप लोग को याद रखिएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये 5 जून है मेरे भाई, 5 जून को क्या मनाया जाता है मेरे भाई, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या, विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण, पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है मेरे भाई कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ओके, अब याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा नीचे, और ये 8 जून को मेरे भाई, 8 जून को है मेरे भाई महासागर दिवस। कहा, महासागर दिवस, महासागर दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर दिवस भी इसी दिन को मनाया जाता है, ब्रेन ट्यूमर दिवस, ट्यूमर दिवस कब मेरे भाई, 8 जून को। कब, 8 जून को। इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद रखना, और ये है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए है आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वाजीर और आईएनएस कलवारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आईएनएस वाजीर हो जाएगा। आईएनएस वाजीर को मेरे भाई 2023 में इंडियन नेवी जो है मेरे भाई अपने स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी में इसको शामिल कर लेता है, ठीक है। अब देखो ये जो आईएनएस वाजीर जो है ना मेरे भाई, बहुत ही खतरनाक, ठीक है, बहुत ही खतरनाक मेरे भाई ये पनडुब्बी है। ये जो मेरे भाई ये वाजीर जो नाम रखा गया ना, एक समुद्र में देखोगे तो एक मछली रहती है, रेत मछली, ये बहुत ही जहरीली और बहुत ही खतरनाक मछली होती है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और इसे क्या किया गया मेरे भाई, इसे जो है मेरे भाई मतलब कि इंडियन नेवी ने 2023 में शामिल किया था, ठीक, आप लोग इसको याद रखिएगा। और अभी हम लोग का भी अरब सागर में आपको पता होगा आईएनएस विक्रांत तहलका मचा रखा है। आईएनएस विक्रांत जो है मेरे भाई, क्या ही बात करिए, ये आईएनएस विक्रांत है जिसको भारत ने खुद बनाया था, और बहुत ही ताबड़तोड़ हमला किया मेरे भाई आईएनएस विक्रांत से कराची एयरपोर्ट पे, बंदरगाह पे गर्दा गर्दा कर दिया मेरा भाई, ठीक है। ये आईएनएस विक्रांत, इस पे बहुत सारे मतलब कि जो लड़ाकू विमान है, लगभग 29 से 30 लड़ाकू विमान इस पे उतर सकता है मेरा भाई, और बहुत तबाही मचाया मेरा भाई। वो सीन देखोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। और हमारी इंडियन नेवी इतना पावरफुल है ना मेरा भाई, ये अकेला काफी है पाकिस्तान को हराने के लिए, मैं इतना बोल रहा हूँ, ठीक। चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। 21, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। दीपिका कुमारी, सौम्यजीत घोष, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी मनिक बत्रा। देखो मैं पहले ही बोला था कि जो भी ओलंपिक खेलते हैं ना, उस प्लेयर का नाम होना जरूरी है यार। ये सारे के सारे ओलंपिक्स है, तीरंदाजी उरंदाजी नॉर्मल ऐसे नहीं होता है, वो ओलंपिक के अंदर होता है, तो इसलिए बोलता हूँ याद रखो। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी जो है मेरे भाई, ये तीरंदाजी से संबंध रखते हैं, यानी कि तीरंदाजी खेलते हैं। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा सौम्यजीत घोष, ये टेनिस प्लेयर है। क्या है मेरे भाई, टेनिस प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, ठीक है, टेनिस से। उसका नीरज चोपड़ा आपको पता होगा मेरे भाई, भाला फेंक, भाला फेंक,
ठीक है, जिसको जेवलिन थ्रो बोलते हैं, भाला फेंक, ठीक है, भाला फेंक से, जेवलिन थ्रो से। उसके बाद मनिक बत्रा जो है मेरे भाई, ये भी टेबल टेनिस प्लेयर है। क्या है मेरे भाई? टेबल टेनिस से। क्या है? टेबल टेनिस से। जितना भी बता रहा हूँ ना, इसको नोट करना मेरे भाई, एक्स्ट्रा फैक्ट को। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, बैडमिंटन में जब किसी रैली को बिना किसी अंक के रोका जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अब देखो मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन ए पास में सर्व लेट, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेट। उसको क्या बोलते हैं? लेट। बैडमिंटन में जब किसी रैली को बिना किसी अंक के रोक लिया जाता है तो उसे लेट बोला जाता है। आप लोग याद रखेंगे ये मेरे भाई, लेट वर्ड जो है कि शब्द से संबंधित, बैडमिंटन से, तो ये एक शब्दावली से रिलेटेड है। मैं बोला था कि शब्दावली याद करना, शब्दावली देखो यहाँ पर किस तरह से घुमा घुमा के पूछ रहे हैं क्वेश्चन। अगला देखो यहाँ पर 23 नंबर है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो आपको बताना है अब्दुल करीम खान का। तो ऑप्शन है जयपुर घराने, ग्वालियर घराने, दिल्ली घराना और किराना घराना। राइट आंसर होगा मेरे भाई किराना घराना। ये अब्दुल करीम खान जो है मेरे भाई, ये किराने घराने से संबंध रखते हैं, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि अब्दुल करीम खान जो मेरे किराने घराने के क्या है मेरे भाई, संस्थापक भी है। क्या है मेरे भाई? संस्थापक भी है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे भाई 24 नंबर सवाल कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन को 2 बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर को मेरे भाई संयुक्त राष्ट्र संगठन, ठीक है, को 2 बार क्या क्या है, नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक था? ठीक है, ऑप्शन है मेरे भाई अजात शत्रु, कनिष्क, अशोक और काला अशोक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजात शत्रु। अजात शत्रु जो था मेरे भाई, प्रथम बौद्ध संगीति का क्या था मेरे भाई? संरक्षक था। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रथम जो मेरे भाई बौद्ध संगीति हुआ था, ये जो मेरे भाई कहाँ हुआ था, आप एक बार बताना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सब कुछ अभी क्लियर करके बताता हूँ। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था मेरे भाई, वो हुआ था राजगीर में हुआ था, जो अभी वर्तमान नाम है, पहले गिर ही बोला जाता था, ठीक है। तो पहला जो बौद्ध संगीत हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति, वो राजगिरी, राजगिरी मैं लिखता हूँ यहाँ पर फिर से मेरे भाई, राजगिरी उस समय, और अभी राजगीर नाम इसका कर दिया गया वर्तमान में, तो वहां पे हुआ था। ऐसे करके टोटल 6 बौद्ध संगीत हुए। तो टोटल कितने बौद्ध संगीत हुए थे मेरे भाई? 6 बौद्ध संगीत हुए थे। और 6 को किसी दिन और अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा, तो आप लोग देख लेना। बाकी मैंने सब कुछ यहाँ पर क्लियर करके बता दिया। आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इसका पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल हमारे फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दिया हूँ, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का, दोनों जगह आप लोग ज्वाइन हो जाना। और आप लोग चाहते हो मेरे भाई 1000 प्लस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेना, तो आप लोग ले सकते हो। बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। ओनली 99 रुपीज पीडीएफ का प्राइस है। आप लोग लेकर अपना मतलब कि तैयारी वो बेहतर बना सकते हो। इससे 50% क्वेश्चन से ज्यादा आएंगे मेरे भाई इस पीडीएफ से ही। अगर इस पढ़े नहीं हो, इस पीडीएफ को कवर कर लेते हो, तो आराम से एग्जाम क्रैक कर जाओगे। इस पीडीएफ को जरूर परचेज करना, अपना प्रिपरेशन वो बेहतर बनाना, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट कर देना, इस वीडियो को शेयर करना। बाकी मिलते दोस्तों वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।